मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावत जो प्रगट निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। इंद्रियों के माध्यम से और पदार्थों के माध्यम से यह मति ज्ञान किस प्रकार पराधीन होकर के प्रवृत्ति करता है, इसकी चर्चा हमने गत 2 सत्रों में की। आज पंडित जी साहब कुछ नए बिंदु कहने जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो चतुष्टय की अपेक्षा से यह मति ज्ञान कैसे पराधीन है, मतलब द्रव्य अपेक्षा, क्षेत्र अपेक्षा, काल अपेक्षा, भाव अपेक्षा, इसकी पराधीन प्रवृत्ति कैसे होती है, ये क्यों दूसरों का सहारा लेकर के, और कितना सीमित जानता है, कितना लिमिटेड जानता है। कंडीशन अप्लाइड होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, वो अप्लाई होंगे तो ही जान पाएगा। इतनी सारी बातें। और उसके बाद एक नवीन पॉइंट भी उठाएंगे। अभी तक तो पूरी इंद्रिय पदार्थों की चर्चा की, अब अनिंद्रिय अर्थात मन की भी चर्चा करेंगे। मन की भी कैसी पराधीन और पराधीन प्रवृत्ति है, इसको भी बताया जाएगा। हाँ, एज यूजुअल ग्रंथ बंद रखिएगा, मैं यहाँ से चर्चा करना प्रारंभ करता हूँ। चतुष्टय की अपेक्षा चर्चा करने वाले पंडित जी साहब ने यहाँ पर उल्टा क्रम रखा है। भाव, काल, क्षेत्र, हालांकि वे द्रव्य की चर्चा करते हैं नहीं, परंतु अपन अपनी चर्चा में जरूर जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो भाव अपेक्षा देखते हैं कि यह जीव कैसे पराधीन पाया जाता है। सर्वप्रथम पॉइंट, यह मति ज्ञान, अच्छा मुझे बताइए, प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? सैद्धांतिक अपेक्षा से, मैंने अपेक्षा भी पूछी है अभी, ठीक है, अब यहाँ पर ज़्यादा उत्तर नहीं हो सकते, एक ही उत्तर होगा। सैद्धांतिक अपेक्षा से मति ज्ञान प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? परोक्ष। बराबर। न्याय की अपेक्षा से कैसा है? न्याय के प्रकरण में मति ज्ञान करेक्ट। और अध्यात्म में? अध्यात्म में तो उसको परोक्ष। ओए नहीं, हाँ परफेक्ट, बहुत बढ़िया। स्वानुभव प्रत्यक्ष कहा जाता है मति ज्ञान को, ठीक है, मति शुक्त ज्ञान को स्वानुभव प्रत्यक्ष, बराबर। तो अनुभव की अगर बात करेंगे तो वही एक सहारा है, और कोई तो बाकी सब मतलब अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, रूपी पदार्थ को जानते हैं, और आत्मा अरूपी केवल ज्ञान अपन को है नहीं, तो बचता क्या है? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, बराबर। तो अध्यात्म तो उसको स्वानुभव प्रत्यक्ष जरूर कहता है, किंतु यहाँ पर मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति बताई जा रही है, तो यहाँ और ना ही यहाँ पर कोई आध्यात्मिक प्रकरण चल रहा है, आत्मानुभव की कोई चर्चा नहीं चल रही है, तो स्वानुभव प्रत्यक्ष वाली बात हट जाती है। परमत का खंडन चल रहा है क्या? स्वमत का मंडन चल रहा है क्या? वो भी बात नहीं चल रही। यहाँ पर तो प्योर सिद्धांत की बात कही जा रही है, कर्मोदय जनित जीव की कैसी अवस्था होती है, तो परोक्ष ही है। मति ज्ञान को यहाँ पर परोक्ष ही कहा है, तो भाव अपेक्षा लिखेंगे परोक्ष है। अब कैसे परोक्ष है ये भी थोड़ा समझ, मतलब मति ज्ञान की कितनी हाइट। हाँ, मुझे मति ज्ञान के सारे भेद बताना जरा। आपने सारे कहे या आपने आधे वाले, दूसरे वाले कहे? कोई और प्रयास करेगा? आपको स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, अनुमान, तर्क, आगम, ये वाले पूछ रहे हैं? हाँ बराबर। वो आगम क्या क्या?
तर्क और आगम, अरे आप, विज्ञान, हाँ, प्रत्यभिज्ञान और अनुमान, अनुमान। अरे हैं आपने तो, तर्क, हाँ हाँ हाँ, अरे थांबा 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 आता है, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज आ रहा है। बहुत रुक रुक के आ रही है आपकी आवाज़। थांबा थांबा, रुको जरा। ओके, आपने सीधे क्लास 1 को स्किप कर दिया, सीधे सेकंड क्लास में चले गए। अरे जो सबसे बेस है, ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है, सबको दिक्कत हो रही है। हाँ, अभी आ रही है आवाज़? अभी आ रही है क्या? प्रतीक नहीं, आवाज़, बोलते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है भैया जी। हाँ, ओके। अब बताइए। देखते हैं आगे क्या होता है। आपने अभी ये जो बताया था ना, क्या? की अपेक्षा, अध्यात्म की अपेक्षा, और तीसरा क्या अपेक्षा थी? आगम अपेक्षा और भाव अपेक्षा। अरे विज्ञान को कहाँ 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 चले गए? वो प्रकरण अभी बहुत, मैं बैक थोड़ा सा गया। हाँ मैं ये पूछ रहा था, अभी आपने 3 चीज ये किया था। आगम अपेक्षा से परोक्ष मति ज्ञान, न्याय की अपेक्षा से साम्यवरिक प्रत्यक्ष, हाँ, और अध्यात्म की अपेक्षा से स्वानुभूति प्रत्यक्ष। बराबर बराबर, सही बोला? हाँ, ठीक। ओके। फिर उसमें आपने भाव भी ऐड किया इसमें। अरे मैंने तो अब, परोक्ष को। मैंने सीधा यहाँ पर प्रकरण चालू कर दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, ठीक है। मैं वो डिसकंटिन्यू कर दिया मैंने तो बस भूमिका जमाने के लिए। हाँ, अभी आप नेक्स्ट में है, मैं जस्ट इसको ये कंफर्म कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। हम, अरे मति ज्ञान चालू कहाँ से होता है? ये भेद पूछ रहे हैं। हाँ, मति ज्ञान चालू कहाँ से होता है? उल्टा हो गया, ये से चालू होता अच्छा, है। अग्रह ये आवाज पूछ रहे हैं। हाँ बोलिए, पूरी सीक्वेंस बताइए, छोड़ेंगे नहीं। अवग्रह किया आवाज, हाँ धारणा, हाँ, धारणा, धारणा, उसके बाद फिर स्मृति, बाद में मति, स्मृति, बराबर, तर्क, आगम, आगम, अनुमान। अनुमान पहले कहना था, आगम बाद में कहना था, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, सभी ने एक दूसरों की सहायता करते हुए, एक दूसरों के लिए क्या कहते हो, स्थितिकरण अंग का पालन करते हुए सभी ने एक दूसरों की मदद की। मति क्या नहीं है, ठीक है। बट चालू कहाँ से कर रहे हैं अपन? अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, स्मृति, प्रत्यभि, तर्क, अनुमान और आगम। हाँ, आगम हालांकि ज्ञान में चला जाता है, बट ठीक है अभी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए अब थोड़ा सा, हाँ, विचार कीजिए। हमने काला काला कुछ उड़ता हुआ देखा, धुआं है, ठीक है। अब धुआं देख करके क्या हमने जाना, क्या अनुमान किया हमने? अनुमान 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 क्या किया? बराबर, कहीं अग्नि लगी है, ठीक है। प्रश्न है मेरा, क्या इतने अनुमान भर से काम हो जाता है? हमारा मति ज्ञान इतना कमजोर है, हम बार बार चेक करने से यार कहीं वो कोहरा तो ना निकल जाए। हम कह तो रहे कि ये धुआं है, कहीं कोहरा ना निकल जाए। और जब तक ये बेचैनी बनी रहती है, हम जाकर के देख नहीं लेते हैं कि वास्तव में अग्नि लगी है या नहीं लगी है, तब तक अपन को चैन नहीं पड़ती। मतलब अनुमान ज्ञान भले ही हो सकता है, सही हो सकता है, परंतु जब तक प्रत्यक्ष देखते नहीं है तब तो वो चैन नहीं पड़ती है। मतलब देखो ये परोक्षता कितनी हावी हो जाती है। हम एक मति ज्ञान के भेद से किसी विषय को जाना, अनुमान से जाना, तर्क से जाना, परंतु कंफर्म नहीं हो रहा है कि वास्तव में सही है या नहीं है। अरे
वैसे एक बात कहना चाहता हूँ। पंडित जी का नाम मुझे याद नहीं है, परंतु उन्होंने साफ साफ लिखा है कि नमोकार मंत्र चाहे कितना भी आपको अच्छे से आता हो, कितना भी अच्छे से आता हो, लिखते वक्त तो आपको एक एक देख करके ही लिखना चाहिए। क्यों साहब, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? मात्रा है, स्पेलिंग मिस्टेक है, स्खलन होने की पूरी पूरी संभावना है। अरे कितना भी अच्छे से क्यों ना होता हो, नमोकार मंत्र को 1000 दफे भी क्यों ना पढ़ा हो, एक दिन में, हाँ, एकदम शुद्ध उच्चारण किया हो, एकदम शुद्ध उच्चारण, फिर भी अगर उसको लिखने की बारी आए तो देख देख करके लिखना, क्योंकि ये तुम्हारा हमारा मति ज्ञान है। हाँ, और ये फैक्ट है। नमोकार मंत्र मैं भी कभी ऐसे या संस्कृत के भी कुछ श्लोक वगैरह लिखता हूँ ना, मैं बड़ी सोच में पड़ जाता हूँ, यहाँ पर कौन सी मात्रा आएगी, छोटी वाली मात्रा आएगी, बड़ी वाली मात्रा आएगी। अच्छा, यहाँ पर उकार कौन सी आएगी, छोटी वाली ऊ आएगी, बड़ी वाली ऊ आएगी, ऊ की मात्रा। म अनुस्वार देना है या म हलंत करना है, क्या करना है, न के लिए अनुस्वार देना है, न आधा लिखना है, क्या करना है, नहीं समझ में आता है, बहुत दिक्कतें होती है। तो मति ज्ञान ही हमारा परोक्ष है, ये बताना चाहते हैं, और अनुमान आदि के माध्यम से तो स्पष्ट बात ख्याल में आ ही जाती है। अच्छा, स्मृति, प्रत्यभि, तर्क, अनुमान, आगम ठीक है, ये तो है ही परोक्ष, इनको किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता, ये तो परोक्ष ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं किसी का। जैसे हम अवग्रह यहाँ में देखते हैं कि यहाँ पर इंद्रिय आदि सक्रिय है, डायरेक्टली सक्रिय है, हम अनुमान आदि में ऐसा क्या सक्रिय है। अब आप कहेंगे कि आंखों से देखा, अरे आंखों से देखा, परंतु वस्तु को कहाँ आंख से देखा, ठीक है, आपने तो उसकी किसी एक संकेत को देखा, तब जाकर के आपने अनुमान लगाया कि ऐसी वस्तु होनी चाहिए, ठीक है, तो ये तो परोक्ष ही है, परोक्ष ही है। हाँ, मैंने बहुत स्थूल रूप से आपको एक्सप्लेन किया। जो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा जाता है ना, वो तो अवग्रह या अवय धारणा को लेकर के कहा जाता है। स्मृति, प्रत्यभि, तर्क, अनुमान, ये तो सर्वथा परोक्ष है, ठीक है। तो परोक्ष की अपेक्षा से भी भाव अपेक्षा बात कही तो परोक्ष है ये ज्ञान, बड़ी अस्पष्टता से जानता है। अच्छा, किसी भी चीज को अगर आपको स्पष्टता से जानना है, आप परोक्ष होकर के जान सकते हैं या प्रत्यक्ष रह करके जान सकते हैं। जानना है तो प्रत्यक्ष जानना, बराबर सही होगा, प्रत्यक्ष होगा। अरे लोक में भी कहते हैं ना, जैसे एक थोड़ा उदाहरण लेते हैं, कहाँ चलना है, गांधी जी की जब हत्या की गई तो कोर्ट में बुलाया गया, किसी ने गांधी जी की हत्या होते हुए देखी है, हाँ साहब मैंने देखी है, कहाँ देखी है साहब, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ी है, आउट, पहली फुर्सत में बाहर निकल। हमने प्रत्यक्ष कहा है, मतलब प्रत्यक्ष न्यूज़ में पढ़ा है, वो वाला नहीं चाहिए। हाँ साहब मैंने देखी है, कहाँ पर देखी है, न्यूज़ चैनल पर देखी है, आउट, तुम भी बाहर निकल जाओ। हाँ साहब मैंने देखी है, कहाँ पर, मेरे आंखों के सामने देखी है मैंने। क्या आंखों के सामने देखिए, हाँ अंदर आ जाओ, अब आ जाओ, बताओ क्या हुआ था। मतलब जिसने, जो चश्मदीद गवाह है, जो प्रत्यक्ष है, उसकी कीमत ज़्यादा होती है और उसके ऊपर भरोसा किया जाता है, रिलायबल वो है, ना कि वो जिसने परोक्ष रूप से जाना हो। हाँ, मुझे बताइए, कभी कभी कोई अफवाह ऐसी फैलती है, बराबर, अफवाह सुनते हैं तो हमने फर्स्ट सोर्स से सुना और ऐसे वाया वाया घूमते घूमते हमारे तक बात आ गई, फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। कोई एक हमें सीए के कोर्स में एक पर्सनली डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम होता है, 15 दिन का प्रोग्राम होता है, तो उसमें शायद जब ये लगभग 3 साल पहले, 2.5-3 साल पहले की बात है, तब हाँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो फर्स्ट लेवल का था, तो हमें दूसरे तीसरे दिन एक ऐसी एक्टिविटी करवाई थी, जहाँ पर जो फैकल्टी थी वो कोई एक सेंटेंस कहते थे, हमें सेंटेंस बताते थे, और वो सेंटेंस मुझे अगले वाले को कहना है, वो अगले वाला व्यक्ति
उसके आगे वाले को कहेगा। ऐसे घूम फिर के जो अंतिम व्यक्ति है उसको बताया जाएगा वो वाक्य, ठीक है। और जो मैंने वाक्य पढ़ा है वो बोलना है और सामने वाले को जो सुनाई दिया है वो बोलना है। मतलब वहां पर निष्कर्ष दिया था, बहुत सुंदर निष्कर्ष दिया था। कहते हैं कभी भी सुनी हुई मतलब ऐसी घूम फिरा करके बात आती है ना तो उसका पूरा क्या कहना चाहिए, उसका सत्व पूरा अर्क निकल जाता है, कोई तथ्य नहीं रहता है। तो इसलिए रूमर्स के ऊपर कहते हैं ना, नेवर बिलीव ऑन रूमर्स। और कल भी अपन ने एक बात की थी, बिलीव नथिंग ऑन व्हाट यू हियर ऑफ व्हाट यू हियर, ठीक है। तो क्यों ऐसा क्यों? ये पूरा परोक्ष ज्ञान है हमारा, हम प्रत्यक्ष नहीं जान पा रहे हैं। और प्रत्यक्ष भी वो कहवत का प्रत्यक्ष है, वास्तव में देखा जाए तो परोक्ष ही है, ठीक है। अन्य मतियों के सामने तो जरूर कहा जाएगा कि हम प्रत्यक्ष आंखों से देखते हैं, परंतु प्रत्यक्ष तो उसे कहते हैं अक्षम अक्षम वर्तते इति प्रत्यक्ष। जो ज्ञान के माध्यम से प्रवृत्त हो, प्रत्यक्ष तो उसे कहते हैं। भले आदमी तुमने ये परिभाषा कैसे बना ली कि जो इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्त हो वो प्रत्यक्ष है। तुमने साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष के नाम पर भले ही मान लिया होगा, परंतु वो तो बस एक उपचार का कथन था, वास्तविक कथन तो वो था भी नहीं कभी, ठीक है। तो हमारा प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान है, ये बहुत गहरा विचार करना चाहिए। और एक बात कल भी अपन चर्चा कर ही रहे थे कि जहाँ पर पराधीनता आई, क्या कहते हैं, जहाँ पर किसी अड़तिये का सहारा लेना हुआ, किसी का हमने आश्रय लिया, पराधीनता वहाँ पर आ ही जाती है। सो बात यहाँ पर भी लागू हो जाती है। परोक्षता कैसे? परोक्षता तुमने इंद्रिय मन का अवलंबन लिया, बस वहीं पर तुम्हारा ज्ञान परोक्ष हो गया, ठीक है। इसीलिए भी जो आत्मानुभव को प्रत्यक्ष कहने का एक कहने की एक अपेक्षा है, वो स्वानुभव प्रत्यक्ष क्यों कहा जाता है मति ज्ञान श्रुति ज्ञान को? क्योंकि उस काल में, अगर आपको याद आ रहा होगा, इंद्रिय और मन का अवलंबन नहीं होता है। और इंद्रिय मन का अवलंबन नहीं होता है, इस कारण से उस आत्मानुभव को प्रत्यक्ष कहा जाता है, ठीक है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, जब मन भी विश्राम को प्राप्त हो जाता है और रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम अनुभव उसे कहते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों बातों को सिद्ध किया। परोक्ष क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम बाहरी विषयों को जब भी जानते हैं, हम इंद्रिय मन के अवलंबन के बिना नहीं ही जान सकते हैं। इतनी तो पराधीनता है इस मति ज्ञान की। एक सहजी में मैंने एक बहुत सुंदर बात सुनी। हाँ, साकेत नामक महाकाव्य है, कोई जानता है किसने लिखा है ये साकेत महाकाव्य? जयशंकर प्रसाद? नहीं, जयशंकर प्रसाद का नहीं है, ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसमें जैसे एक इन्फॉर्मेटिव बात है, परंतु बहुत अच्छा प्रकरण है। ये मैंने सुनी हुई है, मतलब अच्छे करेक्ट सोर्सेज से सुनी हुई है, इसलिए आप भरोसा कर सकते हैं। और देखिए, अल्टीमेटली अपना प्रयोजन तो सही सिद्ध करना है, ठीक है। अपना प्रयोजन तो वितरागता को ही ग्रहण करना है। देखिए वहाँ पर हो क्या रहा है, साकेत महाकाव्य में किया क्या है, पूरे रामायण को, राम के चरित्र को पूरा आद्योपांत वहाँ पर बताया गया है। तो घटना है दंडकारण्य की, जहाँ पर राम लक्ष्मण सीता ये वनवास में है और अर्धरात्रि का समय है, 12-1 बजे है, जहाँ पर श्री राम और सीता माता विश्राम कर रहे हैं। बाहर लक्ष्मण अपने बड़े भाई के संरक्षण तो क्या कहे, परंतु उनका भातृप्रेम इतना है कि वे बाहर खड़े हैं सिक्योरिटी गार्ड के रूप में। अपने बड़े भैया को और भाभी को किसी भी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए, सर्वप्रथम तीर अपनी छाती पर झेलेंगे, इतना उनका भातृप्रेम है। और और इन्हीं के लिए तो सब छोड़ कर क्या है, सुख भोगना था, तो वहीं पर अयोध्या में बने रहते। तो अर्धरात्रि का काल है, वहाँ पर लक्ष्मण ऐसे विचार करते हैं। अब सहजी में बाहर बैठे, जंगल का एरिया है, तो पूरी सीनरी दिखाई दे रही है, झील बह रही है और यहाँ पर इतने पहाड़ है, यहाँ पर इतने पौधे हैं, ये सब फल है, फूल है, वृक्ष है, कितना मनोरम दृश्य है, अच्छा सुहावना लग रहा है, कितने सुखी हैं हम यहाँ पर। और अचानक से उनको विकल्प आता है हमारे बंधुओं का जो अयोध्या में अभी रह रहे हैं।
माता पिता भाई बहन पत्नी बंधु जो कोई भी है, साथीगण जो अयोध्या में रह रहे हैं, उनका विचार करके आता है ओह वे कितने दुखी है, और जैसे उनको अयोध्या वासियों का विकल्प आया तो वे दुख को प्राप्त हो गए। ऐसा वहाँ पर सीन दिखाया है, ठीक है। क्या कहते हो, सीन 1। अभी सीन 2 पर आ जाए, ठीक है। सीन 2 दिखाया है सेम टू सेम अयोध्या का दिखाया है, ठीक है। जैसे अभी राम लक्ष्मण सीता का दिखाया वैसे अयोध्या का चित्रण किया है। कहते हैं सब खुशहाली खुशहाली है, राम की जो जिम्मेदारियां थी वो भरत ने बखूबी से ले ली है, सब सुख चैन से वहाँ पर रात्रि में सो रहे हैं, और अनायासी वहाँ पर कैकेयी को, कौशल्या को विकल्प आता है अपन तो यहाँ पर इतने सुखी है, राम आदि कैसे दुख को भोग रहे होंगे, तो बस उनके विकल्प से अयोध्यावासी दुखी हो जाते हैं। अंत में वे कंक्लूजन देते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं कि दुखी दोनों भी हो रहे हैं, दोनों के भी दुख का कारण क्या, ये समझना। हाँ, मैं इतनी भूमिका क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एक शब्द के पीछे मैं पूरी बना रहा हूँ और भूमिका। वहां पर उत्तर देते हैं, बहुत सुंदर उत्तर दिया, कहते हैं कि समग्र दुख का मूल कारण एकमात्र परोक्षता जानना, दैट्स इट। परोक्षता जानना, तुम प्रत्यक्ष रूप से जान नहीं रहे हो कि वे असल में सुखी है दुखी है, बस तुम विकल्प के माध्यम से परोक्ष हो, अब विकल्प है तुम परोक्ष कर रहे हो, बराबर। प्रत्यक्ष तो कुछ जान नहीं रहे हो और व्यर्थ ही दुखी हो रहे हो। ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, और ऐसा हो रहा होगा वैसा हो रहा होगा। अरे तुम प्रत्यक्ष जान नहीं रहे हो, इसलिए तुम अपने दुख को भोग रहे हो। इसलिए वहां पर एक सुंदर बात क्या कही कि समग्र दुखों का एकमात्र मूल कारण परोक्षता जानना, ठीक है। चलिए, तो ये तो पूरी हो गई बात भाव अपेक्षा से। कई सारे बिंदु इसमें आएंगे, अपन जब पढ़ेंगे तब उसकी चर्चा जरूर करेंगे, परंतु इसमें मुख्य 2 बातें थी। क्या? एक परोक्ष है और दूसरा अस्पष्ट जानता है, ठीक है। अस्पष्टता की बात पुनः की जाएगी, परंतु यहाँ पर अस्पष्टता की भी बात पूर्व की गई, ठीक है। एक और मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है कि हम मति ज्ञानी युगपत जानते हैं या क्रमशः जानते हैं? क्रमशः जानते हैं। मतलब जरा एक्सप्लेन करना, क्रमशः जानते हैं मतलब क्या? इजी, कुछ छोटा सा उदाहरण देकर के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम इजी एग्जांपल। याद नहीं आ रहा है एग्जांपल। कोई दिक्कत नहीं, कोई और प्रयास करेगा। आपको जैसे टूटा फूटा उदाहरण आ जाए बताइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको मदद करूंगा। अब देखिए, बहुत स्थूल उदाहरण है। स्थूल उदाहरण में क्या है, उदाहरण तो है ही, रियल लाइफ है। भोजन का समय है, ठीक है। भोजन कर रहे हैं, अब भोजन करते करते हम चर्चा वार्ता भी कर रहे हैं, ठीक है साहब। मुझे बताइए यहाँ पर क्या हम विषयों को क्रमशः जान रहे हैं या युगपत जान रहे हैं? कोई कहेगा कि नहीं यार, मैं खाना भी खा रहा हूँ, मतलब चख भी रहा हूँ, मीठे बालूशाही का आस्वाद ले रहा हूँ, जलेबी का आस्वाद ले रहा हूँ, तो रसनेंद्रिय का भी काम आ रहा है। मैंने कपड़े पहने हुए तो स्पर्शनेंद्रिय, एकदम कॉटन के कपड़े पहने, सॉफ्ट कपड़े पहने तो स्पर्शनेंद्रिय संबंधी विषय भी हो गया, बराबर सब। अच्छा, रोटी ठंडी गर्म है, स्पर्शनेंद्रिय उस संबंधी ले लेना। जलेबी की एकदम अच्छी खुशबू आ रही है तो घ्राणेंद्रिय की भी बात हो गई। मैं सामने वाले को देख रहा हूँ तो नेत्रेंद्रिय का भी विषय हो गया, और सामने वाला क्या कह रहा है उसको सुन रहा हूँ तो कर्णेंद्रिय का भी विषय हो गया। अच्छा, मुझे और क्या कहना है, तो मन भी यहाँ पर सम्मिलित हो जाता है, बराबर, मन भी जुड़ जाता है। प्रश्न है मेरा, काम वो पांचों एट ए टाइम कर रहा है या इसमें भी क्रम पड़ रहा है? उदाहरण मैंने दिया आपको, इसमें भी क्रम पड़ रहा है, क्रम से ही हो रहा है वो, बट इतना कम समय है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। करेक्ट, वो समय या अंतराल इतना कम है, अंतराल तो क्या कहे, प्रत्येक समय में वो विषय बदल रहा है। कभी घ्राणेंद्रिय काम आता है, कभी रसनेंद्रिय, कभी चक्षुरेंद्रिय, कभी कर्णेंद्रिय, कभी स्पर्शनेंद्रिय, कभी कुछ ऐसा चेंज होते रहता है, और इतना शीघ्रता से वो बदलता है हम उसको नहीं पकड़ पाते हैं। जबकि देख हमें क्या इससे एक चीज और साबित होती है, हाँ, कि जो समय है वो कितना माइन्यूट होगा कि हम लोग जज ही नहीं कर पाते। हाँ, बराबर।
अरे असंख्यातों समय क्या आवलियां हो जाने के बाद हमें पता चलता है कि हाँ कुछ काम हुआ है। अरे आवलिया और समय तो छोड़ो, कभी कभी तो ऐसा होता है सेकंडों मिनटों हो जाए। अब आएगी उसकी भी चर्चा, काल में उसकी भी चर्चा की जाएगी। इतना टाइम हो जाने के बाद ख्याल में आती है यार कुछ तो भी हुआ है। मतलब इतनी पराधीनता है इसमें, क्रमशः जानते हैं हम। लगता है कि हम पांचों इंद्रियों का एक साथ काम प्रयोग ला रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। ये कोई मल्टीटास्किंग नहीं चल रहा है, इसमें भी तुम क्रमशः ही काम कर रहे हो, इसमें इंद्रिया भी क्रमशः ही काम कर रही है। एक इंद्रिय सक्रिय है तो बाकी तो निठल्ली पड़ी है वैसे ही, ठीक है, उनका कुछ भी रोल नहीं है। तो क्रमशः जानना हुआ। युगपत कौन जानता है? केवल ये जानते हैं, ठीक है। ये हो गई भाव संबंधी चर्चा। अपन चतुष्टय की चर्चा कर रहे हैं, मति ज्ञान कैसा पराधीन है। अब दूसरा काल अपेक्षा चर्चा करते हैं। काल अपेक्षा में फिर से तीन बातें जो अपन ने परसों की कक्षा में देखी थी। क्या? या तो नहीं जानेगा, या कम जानेगा, और तीसरी क्या संभावना जताई थी अपन ने? कम नहीं जानेगा, करेक्ट, अन्यथा जानेगा, कुछ का कुछ जानेगा, ठीक है, वस्तु जैसी नहीं है वैसा जानेगा। अब यहां पर काल में कैसे समझ लेना? अरे हाँ, एक प्रश्न आपको मैं अभी पूछूं, ठीक है, और वही प्रश्न मैं आपको 10 दिन बाद पूछूं, दोनों प्रश्न जब भी मैं पूछता हूं आपके मन में वे ही विचार आते हैं या अलग अलग विचार आते हैं? आप अलग रूप से इंटरप्रेट करते हैं हर बार? हर बार अलग होता है, सही बताया आपने, हर बार अलग होता है। अरे प्रश्न ही क्यों, जब उत्तर भी देने की भी बारी आती है तो हर बार अलग उत्तर होता है। हाँ, मैं उदाहरण देना चाहूँगा। वैसे सभी ने एक्सपीरियंस किया ही है, मैंने एक्सपीरियंस किया ही है। मैं क्लास जब मैं 11वीं कक्षा में था तब हुआ ऐसे था कि जो हमारा मिड सेमेस्टर 6 मंथली एग्जाम्स होती थे ना, तो उसमें एक सब्जेक्ट में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता था, 8 मार्क का 16 मार्क का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता था। तो वो क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छी तरीके से लिख दिया था, 2 पेजेस उसमें भर डाले थे, ठीक है। अब वो कंटेंट बड़ा लिखना पड़ता है तो मैंने 2 पेजेस भर करके वो आंसर लिख दिया था, मार्क्स भी ज़्यादा थे, ठीक है साहब। अब सेम टू सेम क्वेश्चन, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे फाइनल एग्जाम में भी आ गया, उतने ही मार्क के लिए आ गया। हम जानते हैं मैंने फाइनल एग्जाम में क्या किया? फाइनल एग्जाम में आंसर लिखते वक्त मैंने 2.5 पेज का लिख दिया। अब आप बताइए प्रश्न कुछ बदला है क्या? एक वर्ड भी नहीं बदला था, सेम टू सेम प्रश्न कॉपी पेस्ट हुआ था। मार्क्स बदले थे या मार्क्स भी नहीं बदले थे, और उसी सीक्वेंस में प्रश्न भी रखा गया था। तो अब आप बताइए, हाँ काल में बदलाव हो गया तो उत्तर भी बदल जाता है, और जरूरी थोड़ी नहीं कि वही के वे शब्द आएंगे, शब्द भी तो बदल जाते हैं। कभी कुछ कहा था, कभी कुछ कहा था, तुम्हें ज्ञान में नहीं होता कि तुमने क्या उत्तर दिया था। कई बार होता है, अरे आपने तो प्रत्यक्ष देखा है, अपनी कितनी बार चर्चा होती है, मुझे आपसे पूछना पड़ता है बाबा मैं क्या कह रहा हूँ, आप बताओ मुझे, मेरे ख्याल में नहीं आ रहा। अभी 10 सेकंड पहले की भी बात कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। गजनी हो, कुछ भी कहो, कुछ भी कहो इसमें अब ये मत कहना मैंने बाल पूरे उजाड़ दिए तो मैं गजनी भी हो गया हूँ तो होता है, और प्रत्येक के साथ होता है। मतलब विचारणीय बात है, जिस ज्ञान के ऊपर हम अकड़ते हैं कि मैं इतना ज्ञानी हूँ, मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, उस अकड़ में नहीं रहना चाहिए। और ऐसा भी नहीं करना चाहिए क्या मुझे अब भी कुछ नहीं आता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। देखिए इसमें से दोनों शिक्षाएं मिलती है। एक, अति घमंड नहीं करना कि मुझे बहुत आता है, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, इतना घमंड भी नहीं करना। क्यों? पल भर में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करोगे कब, एक अंतर्मुहूर्त में झटका लग जाएगा, तुम्हारा पूरा ज्ञान खत्म हो सकता है, तो घमंड नहीं करना। और दूसरी एक शिक्षा भी मिलती है, तुम्हें अभी नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, तुम स्वयं को इतना डाउन फील क्यों करते हो, ये तो पूरा क्षैपशमिक ज्ञान है। क्षैपशमिक ज्ञान से तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हालत तुम्हारी है वो वही हालत किसी और की भी जरूर हो रही होगी, या जो तुम ज्ञानी जिसे देख रहे हो वो ज्ञानी भी कभी इसी अवस्था को प्राप्त हो सकता है। और क्षैपशम ज्ञान है, मारुष मातुष भी जिनको याद नहीं रहता था, ऐसे शिवभूति मुनिराज भी जब मोक्ष को प्राप्त कर सकते, केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो तुम्हें इससे कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, तुम तो अपना कार्य शिद्दत से करते रहो, ये भी एक सीख मिलती है, ठीक है। तो काल संबंधी हम चर्चा कर रहे थे, नहीं जाने, या तो
ऐसा हो सकता है ना, आपने मुझे कुछ प्रश्न पूछा, साल भर बाद वही प्रश्न पूछा, अब मैं भी कभी आपको पूछता हूँ, आप भी कभी मुझे पूछते हैं, तो मैं कभी उत्तर नहीं दे पाता हूँ। क्यों? बहुत टाइम गैप हो गया रहता है। अब मैं आप मुझे अगर पूछेंगे कि कि 46 प्रकृतियां जिनका बंधापसरण होता है, प्रकृति बंधापसरण, अब आप पूछेंगे प्रकृति बंधापसरण क्या होता है, और कौन सी 46 प्रकृतियों का बंधापसरण होता है और कहाँ पर होता है। अब ये अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं शायद ही नाम बता पाऊंगा सबके, ठीक है, मैं नाम नहीं बता पाऊंगा। कौन सा प्रकरण है, मैं भी कभी हो सकता है मैं एकदम हड़बड़ा जाऊं, यार इस प्रकरण में तो नहीं था ना, उस प्रकरण में तो ना, ये तो नहीं, तो चालू हो जाएगा, हाँ ऐसा है वो है, इत्यादि इत्यादि चालू हो जाएगा। प्रत्येक के साथ ये घटना होती है, होता ही है। तो काल बदल गया, थोड़ा गैप पड़ गया, हम भूलना चालू कर जाते हैं, और ये फैक्ट है। देखो, याद नहीं रहा, आश्चर्य ये नहीं है, सामने वाले को ये चीज याद रह कैसे गई, आश्चर्य तो ये है। देखो फिर से हम किसी विशिष्ट विषय को भूल गए तो बड़ी नेचुरल बात है। क्यों? मति ज्ञान का स्वभाव ही वैसा है कि तुम भूल जाओगे। क्षैपशमिक ज्ञान है, इसमें हीनादिकता तो पाई ही जाएगी, परंतु याद रहा, आश्चर्य तो ये है, ठीक है। तो काल संबंधी ये बात जानना। एक और पॉइंट, कभी हम किसी विषय को अति शीघ्रता से जान लेते हैं, कभी अत्यंत विलंब से जान लेते हैं, होता है ना। कभी कभी हम किसी चीज़ों को एकदम फटाफट ग्रास्प कर लेते हैं, हाँ ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट वहाँ पर है, ये ऐसा कहना चाहते हैं, इस ग्रंथ में ये अपेक्षा है, उस ग्रंथ में ये अपेक्षा है, या इस प्रश्न में ऐसा पूछना चाह रहे होंगे, यहाँ फटाफट पकड़ लेते हैं। कभी कभी बहुत टाइम लगता है, सिर्फ कुछ नहीं, यार ये क्या कह रहे हैं पंडित साहब, क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रहे हैं, जरा प्रश्न रिपीट करना। और ये भले आदमी, हाँ मतलब बहुत टाइम भी लग जाता है। सामने वाला श्रोता क्या प्रश्न मुझे, ये जरा फिर से प्रश्न रिपीट करना, मुझे समझ में नहीं आया। अब ये क्या है, बहुत विलंब लगता है। श्रोतागण क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, वक्ता क्या प्रश्न पूछ रहा है, ये कॉम्प्रिहेंड करने को भी टाइम लगता है। कभी कभी फटाफट समझ लेते हैं, कभी कभी कितनी डिस्टर्बेंसेस आते हैं, कुछ नहीं सुन पाते हैं। तो ये सब मति ज्ञान का खेल है, मति ज्ञान का कमाल है ये। तो काल अपेक्षा भी अपनी चर्चा हो गई। अब तीसरा पॉइंट, क्षेत्र अपेक्षा। देखिए, कितने जनों को दूर का नहीं दिखाई देता है, फैक्ट पूछ रहा हूं मैं, कितने जनों को दूर का नहीं दिखाई देता है? मुझे नहीं देखा। मुझे भी नहीं दिखाई। अच्छा, पास का दिखाई देता है? आजकल तो पास का भी नहीं दिखाई। अच्छा, हाँ, पास का भी नहीं दिखाई दे रहा, मतलब पर क्या क्या पास का नहीं दिखता है मुझे। अच्छा, आपको पास का नहीं दिखता है। हाँ, वो तो प्रत्येक का होना है, प्रत्येक का वो तो होना ही है। जैसे जैसे बुढ़ापा या फिर एज बढ़ती जाती है, वैसा हो ही जाता है। फिर चाहे ऑपरेशन पहले किया हो या कुछ किया हो, वो तो होता ही है। हमारे पिताजी के साथ भी वैसे ही होता है। उन्होंने तो पहले ऑपरेशन कराया हुआ है, आंखों, उनको भी चश्मा था, उन्होंने ऑपरेट करवा के तो सब ठीक करवा के लिए चश्मा उतार दिया। पर अब जैसे ही 40 की एज क्रॉस हो गई, 40-45 की एज क्रॉस हो गई, अब उनको दिखने में बहुत दिक्कत है। थोड़ा पास का पढ़ने में, पहले सूक्ष्म बातें भी, सूक्ष्म अक्षर आदि भी पढ़ लेते थे, अब पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। मुझे पूछते हैं, अरे कितना है, क्या है, मतलब देखना विशिष्ट वेवलेंथ में, बैंडविड्थ में आए तभी जान पाते हैं। उस बैंडविड्थ के अंदर आ जाए तो अंदर मतलब उससे तो और कब पीछे आ जाए तब भी नहीं जान पाते हैं, और पीछे चले जाए तब भी नहीं जान पाते। अब आप मुझे बताइए, ग्रंथ है, ग्रंथ आप एकदम आपकी आंखों के सामने रखिए और पढ़िए, पढ़ पाएंगे क्या? एकदम आंखों के सामने रखिए, नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, बराबर दूरी चाहिए। अच्छा, कोई अब मैं आपको पूछता हूँ, आपको 3 फीट के अंतर का दिखाई देता है क्या? 3 फीट के अंतर का दिखाई देता है? 3 फीट का दिखाई देता है। तो मान के चलिए, हाँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ आपके सामने ऐसे पकड़ के रखे रखा हूँ, ठीक है, 3 फीट की दूरी पर। पढ़ करके दिखाना जरा। नहीं पढ़ सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? क्षेत्र भी बहुत मैटर करता है, मतलब क्षेत्र भी एकदम एक कंडीशन आ जाती है, इस विशिष्ट क्षेत्र में होगा तो ही जान पाऊंगा। अच्छा, मैक्सिमम लेंथ क्या कहते हैं,
मैक्सिमम ताकत कितनी है, कितने योजन की जान सकता है? हम तो 3 फीट आदि की बात करते हैं, मैक्सिमम कितने की जान सकते हैं? नेत्रेंद्रिय की यहाँ ताकत कितनी है? कुछ 1000 समथिंग कुछ आता है ना चक्रवर्ती की। कोई एग्जैक्ट फिगर पता है किसी? आप सही कह रहे हैं शशि जी, आप सही कह रही हैं। एग्जैक्ट फिगर पता है किसी को? अब फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी याद नहीं है, परंतु जितना मैं याद कर पा रहा हूँ 47,273 इस ऐसी कुछ फिगर है। और इतने योजनों का चक्रवर्ती जान सकता है, मतलब अयोध्या में है, अयोध्या के 72वें मंजिल पर खड़े रह करके, उसका जो महल है भरत का, भरत अपने महल के 72वें मंजिल पर खड़े रह करके संक्रांत के दिन, हाँ किसी भी दिन हो, संक्रांत हो, पाड़वा हो, कुछ भी हो, हाँ मकर संक्रांति की कर जो कुछ भी हो, हम कहने का तात्पर्य यह है कि वो अपने महल के 72वें मंजिल पर खड़े रह करके अकृत्रिम जिनबिंब का दर्शन लेता है। कहाँ पर? जो सूर्य पर है ना, वो सूर्य पर जो अकृत्रिम जिनबिंब है उसका दर्शन ले लेता है। तो इतना वो डिस्टेंस मेजर कर पाता है, ठीक है। अब ये मैक्सिमम है, इतना मैक्सिमम है। और भी अगर आपको कहूँ तो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, ठीक है, इनको कई बार ऐसी रिद्धियां प्रकट हो जाती है कि 12 योजन तक कोई क्या कह रहा है ये सुनाई देता है। मतलब मैं यहाँ पर खड़ा रहूं और 12 योजन की दूरी पर कोई खड़ा है, वो क्या बोल रहा है ये मैं सुन पाऊं। अब ये भी मति ज्ञान है, परंतु मति ज्ञान का एक पूरा क्षेपशम है, एक क्षेपशम की और आगे आगे की लेवल है। अगर हमारा क्षेपशम देखेंगे तो हमारा क्षेपशम इसके सामने कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब हम कह रहे हैं कि ये 47,273 योजन भी जो देख रहा है वो मति ज्ञान है, बहुत स्थूल है, परोक्ष है, ये क्या कहना चाहिए, पराधीन है। इतना हाई क्षेपशम वाला भी पराधीन कह रहे हैं, तो हमारा तो महापराधीन कहना होगा, महापराधीन कहना होगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर डिस्टेंस में आए, वेवलेंथ में आए, तभी हम उस विषय को जान पाते हैं। सूंघने की भी वैसी बात है, सुनने की भी वैसी ही बात है। सुनने की भी बात कल अपन कर रहे थे, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज के डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कह रहा हूँ, और फ्रीक्वेंसी होगी तो ही जान पाएगा, उसके बाहर होगा तो नहीं जान पाएगा, ठीक है। अब ये तो क्षेत्र तक की बात थी, ये क्षेत्र तक की बात थी। द्रव्य की बात पंडित साहब नहीं करते, परंतु अपन इंक्लूड कर सकते हैं ना। क्या हम सभी द्रव्यों को जान सकते हैं क्या? अब आप कहेंगे हाँ सभी द्रव्यों को जान ही तो रहे। एक उत्तर ये भी आना असंभव है कि हम जीव को जान रहे, पुद्गल को जान रहे, धर्म को जान रहे, अधर्म को जान रहे, काल को जान रहे, आकाश को जान रहे हैं, सभी को तो जान रहे हैं। तो आपने अभी कैसे कहा कि हम सभी द्रव्यों को नहीं जान रहे हैं? सुनो, किसी द्रव्य को नहीं जान रहे ना, क्या, जीव को कहाँ जान रहे? अरे आगम के स्तर पर तो ज्ञान है या नहीं है कि बाबा मैं जीव हूँ। आगम के लेवल, हाँ बस वही ज्ञान, वही ज्ञान, ठीक है। अब अनुभव वाला ज्ञान मत लीजिए। हाँ क्या कह रहा था, अब देखो यही तो दिक्कत है, मैं अभी क्या कहना था तो भूल गया। किसको, जीव द्रव्य, हाँ बराबर, द्रव्य को जानते हैं। आ गया ध्यान, आ गया ध्यान। किसी द्रव्य को जानना मतलब समझते हैं क्या है? किसी द्रव्य को जानना मतलब उसका आद्योपांत जानना, उसकी अनादि क्या है, उसका वर्तमान क्या है, उसका अनंत कैसा रहेगा, भूत वर्तमान भविष्य तीनों को जानना, उसकी एक एक पर्याय को जानना, मतलब द्रव्य को जानना है, ठीक है। अब ऐसा आप जान पाएंगे क्या? नहीं जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। ये केवल ही जाने प्रत्येक द्रव्य के, प्रत्येक गुण की, प्रत्येक समय की, तीनों कालों की क्या पर्याय रही है, ये केवल ही जाने, ठीक है। हम तो उसको नहीं जान सकते। मतलब द्रव्य अपेक्षा भी, गुण अपेक्षा भी, पर्याय अपेक्षा भी यहाँ पर लिमिटेशन आ जाती है, ठीक है। आइए अपन इतना पैराग्राफ, इतना प्रकरण अभी पढ़ लेते हैं। पृष्ठ क्रमांक 33 का अंतिम पैराग्राफ है। आ गए सभी जन? ओके, देखिए
तथा इस ज्ञान द्वारा जो जानना होता है वह स्पष्ट जानना होता है। ये भी पॉइंट कवर हो गया था। दूर से कैसा ही जानता है, समीप से कैसा ही जानता है। देखो, दूर से कैसे ही जानता है, समीप से कैसे ही जानता है, कहाँ आ गया, ये किस में आएगा? करेक्ट, क्षेत्र में आएगा। बहुत बढ़िया। तत्काल कैसा ही जानता है, जानने में बहुत देर हो जाए तब कैसा ही जानता है। ये क्या लिया अपन ने? करेक्ट, बहुत बढ़िया। काल अपेक्षा मतलब अपन ने क्या लिखा था, या तो शीघ्र जानेगा या तो विलंब करके जानेगा। ठीक है। किसी को संशय सहित जानता है, किसी को अन्यथा जानता है, किसी को किंचित जानता है इत्यादि रूप से निर्मल जानना ही नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या लिखा है? क्या? भाव अपेक्षा। करेक्ट, भाव अपेक्षा। तो भाव अपेक्षा जो बात है वो पहले लाइन में भी है, अस्पष्ट जानता है, और लास्ट लाइन में भी है। ठीक है। थोड़ा आगे का भी पढ़ लेते हैं, इसी से संबंधित है, एक 3-4 लाइन पढ़ेंगे। इस प्रकार यह मति ज्ञान पराधीनता सहित इंद्रिय मन द्वार से प्रवर्तता है। उन इंद्रियों द्वारा तो जितने क्षेत्र का विषय हो उतने क्षेत्र में जो वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंध हो उन्हीं को जानता है। अब देखो क्या कहे हैं, हाँ, समस्त पुद्गल को भी नहीं जानता है, जो स्थूल वर्तमान, फिर से उतने क्षेत्र में एक जो वर्तमान है, सिर्फ वर्तमान की, काल की भी बात आ गई, स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंध हो उन्हीं को जानता है। स्थूल को ही जान पाता है, सूक्ष्म को ये नहीं जान पाता। स्थूल मतलब क्या? एक तो स्थूल स्थूल को जानेगा, एक स्थूल को जानेगा, एक स्थूल सूक्ष्म को जानेगा, और एक सूक्ष्म स्थूल को जानेगा। सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म ऐसे पुद्गलों को वो नहीं जानता है, नहीं जान सकता। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका विषय ही आउट ऑफ रीच है, विषय ही उनका आउट ऑफ रीच है। जैसे सूक्ष्म स्थूल में क्या लिया था अपन ने? सूक्ष्म स्थूल में उदाहरण क्या लिया था? बताइए, सूक्ष्म स्थूल में उदाहरण क्या था? हाँ, नेत्रेंद्रिय को छोड़कर के अन्य विषयों के, अन्य इंद्रियों के जो विषय है उनको वहां पर कवर किया था। जैसे ध्वनि, अब आवाज कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, परंतु सुनाई तो दे रहा है, इंद्रियों से ज्ञान तो हो रहा है। ठीक है। हाँ, मतलब वो दिखती नहीं है, आवाज हमें दिखती नहीं है, परंतु अन्य इंद्रिय के माध्यम से परसीव जरूर की जाती है। ठीक है। जबकि नेत्रेंद्रिय है वो स्थूल सूक्ष्म है, नेत्रेंद्रिय का विषय स्थूल सूक्ष्म कहा जाएगा, देखने में आती है, जैसे प्रकाश आदि है, ये जानने में आते हैं। ठीक है। चलिए, कहाँ थे? तो जिस उतने क्षेत्र में जो वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंध हो उन्हीं को जानता है, और अपने जानने योग्य ऐसे कितने ही परमाणु है जो हम नहीं जान सकते हैं। ठीक है। तो उनको भी नहीं जान पाएगा। उनमें भी अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग काल में किसी स्कंद के स्पर्शादिक का जानना होता है। ठीक है। अलग अलग काल में स्कंद के स्पर्शादिक का जानना, मतलब किसी काल में कुछ जानना होता है, किसी काल में कुछ जानना होता है, अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से। तो ये भी बात यहाँ पर बताई गई कि मति ज्ञान में इंद्रियों की अपेक्षा कैसी पराधीनता होती है। अब यहाँ पर एक पॉज लिया, क्या? यहाँ तक इंद्रियों की चर्चा की, अब हम मन की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ठीक है। आज थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि आज अपन इतना प्रकरण तो पूरा करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, नहीं तो ये खिंच जाएगा कल के लिए, एक 10-15 मिनट लगेंगे और। ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर मन की चर्चा कर रहे हैं। मन में कहते हैं कि मन कैसा जानता है? सबसे पहली बात, जो मति ज्ञान मन के माध्यम से प्रवृत्त हो रहा है, ठीक है, मन में क्या विचार आएगा? जिस विषय को तुमने इंद्रियों से जाना है वही विषय आएगा मन में, बराबर? मन में वही तो विषय आएगा। मतलब अगर इनपुट गलत रहा, मान के चलिए हमने गलत चीज जान ली, तो क्या मन भी गलत प्रोसेस करेगा?
क्यों? मैं प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि इंद्रियों से मान के चलिए हमने क्षेत्रपाल पद्मावती आदि को पूजते हुए देखा, ठीक है, और पूजते हुए देखा मतलब कुल परंपरा से वो बात चली आ रही है। उदाहरण दे रहा हूँ, ये कोई कुकुरु कुदेव को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, और कुल परंपरा से चली आ रही है बात। तो हमने आंखों से देखा है कि ऐसे चलता है, तो मन में भी वैसे ही कंसेप्ट चला जाता है, वो अपने जहन में वो बात उतर जाती है, तो हमें उसमें कुछ गैर लगता ही नहीं है। मतलब अगर इनपुट ही गलत होगा तो प्रोसेस भी गलत ही करेगा, ठीक है, तो प्रोसेस भी गलत मतलब उस अनुसार करेगा, और जब इनपुट गलत है तो आपका प्रोसेसिंग भी गलत ही होगा। आपने फॉर्मूला गलत दिया है तो आपका आंसर भी गलत ही आने वाला है, कोई सही आंसर आएगा इसकी अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। तो क्या कहते हैं, मन द्वारा क्या कहा मैंने अभी, जानना है। देख, एक सेकंड पहले की बात भूल गया, लिखा है यार, बता दूं। हाँ, मैं ये कह रहा था, इंद्रियों से जैसा इनपुट मिलेगा वैसा ही वो जानने लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी पंक्ति है, सो पढ़ते हैं। सो भी इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो अथवा जिसका अनुमानादि किया हो उसे ही को जान सकता है। मन अपने से कुछ नया विषय नहीं तैयार करेगा, वैसे कर सकता है, परंतु एक पॉइंट में कह रहे हैं कि जो इंद्रिया विषय दे रही है उसी को तो जान रहा है, ठीक है। अब अगला पॉइंट कहते हैं, मन गणंत ऊट पटांग को कुछ भी कल्पना कर लेता है, कुछ भी कल्पना कर सकता है। जैसे हाँ, आपने सिंह देखे हैं, सिंह बैल आदि के सिंह देखे हैं, बराबर। गधे को देखा है, क्या गधे के सिंह को देखा है, गधे को सिंह सहित देखा है? परंतु आपने इमेजिनेशन में लाया है, नहीं लाया ऐसी वस्तु? एक गधा है, उसको सिंग लगे हैं, मन देख सकता है ना, मन देख सकता है। हाँ, मन में तो विकल्प आ ही जाता है। अरे अपन थोड़ा शायद कुछ टाइम बाद, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बट तत्वार सूत्र की तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय के 33वें सूत्र की जब अपन चर्चा करेंगे, नैगम संग्रह व्यवहार रुजु सूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूतानय, 7 प्रकार के आगम के नय बताए। जहां पर नैगम नय का क्या विषय बताया, ये सत असत काल्पनिक वास्तविक सब विषयों को जान सकता है, सब विषयों को कवर कर लेता है। मतलब कुछ भी काल्पनिक विषय, आपने आकाश मतलब स्पेस को देखा है, हाँ साहब देखा है। आपने फूल को देखा है साहब, परंतु फूल को कभी ऐसे तैरते हुए तरंगते हुए नहीं देखा हवा में, ठीक है। आकाश कुसुमवत, अब ये तो कल्पना में तो कुछ भी कर सकते हैं, आकाश में महल भी बांधा जा सकता है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि अस्पष्ट जानता है। अस्पष्ट जानते हैं तो पहले भी पॉइंट कवर किया था, एक पॉइंट इसमें जोड़ देना कि ये समस्त द्रव्यों को नहीं जानता है, समस्त द्रव्यों के कुछ एक पर्यायों को ही जानता है। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु असर्वपर्यायेषु, सभी द्रव्यों की कुछ कुछ पर्यायों को ही जानता है, सबको नहीं जान पाता, ठीक है। तो ये मन द्वारा किस प्रकार जीव की पराधीन प्रवृत्ति पाई जाती है, मतलब पहले ही मति ज्ञान पराधीन और मन उसके और अधीन, मतलब मन के माध्यम से जो जाना जाता है वो तो और भी पराधीनता के गर्त में चले जाता है। आइए पढ़ते हैं। तथा मन द्वारा अपने जानने योग्य किंचित मात्र त्रिकाल संबंधी दूर क्षेत्रवर्ती अथवा समीप क्षेत्रवर्ती रूपी अरूपी द्रव्यों और पर्यायों को अत्यंत अस्पष्ट रूप से जानता है। आगे वो पॉइंट, अस्पष्ट रूप से जानता है। सो भी इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो अथवा जिसका अनुमानादि किया हो उसे ही को जान सकता है, यह भी पॉइंट कवर किया था। तथा कदाचित अपनी कल्पना ही से असत को जानता है, बस कल्पना करते रहता है, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो हट तो ये भी क्या है, ये भी क्या कहना चाहिए, मन का विकल्प है। जैसे स्वप्न में अथवा जागते हुए को जो कदाचित नहीं कहीं नहीं पाए जाते
ऐसे आकार आदि का चिंतन करता है, और जैसे नहीं है वैसे मानता है। इस प्रकार मन द्वारा जानना होता है, सो यह इंद्रियों व मन द्वारा जो ज्ञान होता है उसका नाम मति ज्ञान है। ठीक है। अब जो अगला पैराग्राफ है इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। चलिए मैं आपको एक होमवर्क दे सकता हूँ, आप होमवर्क एकदम फटाफट कर लेंगे, 5 मिनट का भी काम नहीं है। आपको 3 कॉलम बनाने हैं, आपको 3 कॉलम बनाने हैं। आपको लिखना है जीव, कौन से इंद्रिय का जीव, कितने इंद्रिय का जीव, ये लिखिए कितने इंद्रिय का जीव। अगला कॉलम लिखिए किसका ज्ञान, ज्ञान किसका होता है। चौथा कॉलम, तीसरा कॉलम सॉरी, किसका ज्ञान होता है, तीसरे कॉलम की हेडिंग किसका ज्ञान होता है। ठीक है, किसका ज्ञान होता है। अब कैसे भरना है मैं आपको एक डेमो देता हूं, बाकी के 4 आप भर सकते हैं। पहला क्या है, इंद्रिय, तो लिखिए एकेंद्रिय। तो एकेंद्रिय में उदाहरण क्या क्या है, कौन से जीव कवर हो जाते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, वनस्पति। हो गए ये कवर, जी हाँ हो गए। अब तीसरा पॉइंट, तीसरा कॉलम, किसका ज्ञान है, ज्ञान किसका है, सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय का, मात्र स्पर्शन इंद्रिय का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूरा चार्ट कंप्लीट करना है, फटाफट हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। और मैं अभी ये पढ़ते नहीं बैठूंगा, नहीं तो अभी क्या है, ये कंप्लीटली इंफॉर्मेटिव है, बस जानकारी रहनी चाहिए, इसलिए इन्होंने ये दिया हुआ है। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते। ये किसका ज्ञान तो सेकंड कॉलम बोला ना, थर्ड भी किसका ज्ञान बोला है, बोला शायद मैंने तीसरा, दूसरे में किसका ज्ञान, तीसरे में भी किसका ज्ञान। अच्छा तो दूसरे का हेडिंग ये, तीसरे का हेडिंग ये कर दीजिए उदाहरण, या हाँ उदाहरण, बस इतना लिख दीजिए। ठीक है, चलिए। भैया जी एक क्वेश्चन था, किसी ने मुझसे पूछा था, हाँ ये जैसे अभी मैंने बोला ना कि ओल्ड एज वाइज ज्यादा प्रॉब्लम्स होती जाती हैं, हाँ हाँ, तो जो कर्म परमाणु है वो सारे उस टाइम ही आ जाते हैं, क्या पहले नहीं होते क्या ऐसा। क्या क्या क्या, जैसे पिछले जन्म में जो भी कर्म पाते, हाँ हाँ, ओल्ड एज में ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, ऐसा होता है क्या। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे वो जो बात है, हाँ वो तो परमाणुओं के ग्रहण और छोड़ने की बात है। वो जो आहार वर्गण आदि की भी बात करते हैं ना अपन, वो कितने परमाणु ग्रहण करें। आप देखिए जाहिर सी बात है, जब भी कोई नया कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके लिए मटेरियल सब ज्यादा लगता है, और वहां पर आउटफ्लो कुछ नहीं होता है, मटेरियल बस आते ही रहता है, आते ही रहता है। और जब भी कोई बिल्डिंग तोड़नी होती है, फोड़नी होती है, तो सब कावड़ खाने में ही चला जाता है, सब आउटफ्लो ही होता है, मतलब इनपुट कुछ नहीं होता है, आउटपुट ही होता है सब। ठीक है, आउटफ्लो ही होता है। और ये परमाणुओं की बात है ऐसी। अब ये शरीर छोड़ना है, शरीर छोड़ना है तो परमाणु भी सब यहाँ पर छोड़ छाड़ करके चला जाएगा। वो आहार वर्गणाओं की बात थी। मतलब जैसे ज्यादा प्रॉब्लम्स ओल्ड एज में आती है, ऐसा क्यों। अच्छा मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, हाँ ओल्ड एज जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मरण का काल पास में आने लगता है, और मरण का काल पास में आने लगता है तो उसमें होता क्या है, अब मरण का काल पास में आने वाले, तो इसमें यहाँ के परमाणु जो ग्रहण किए थे उनको बनाए रख करके क्या करना है, शरीर तो यहाँ, ये शरीर तो यहीं पर छोड़ करके जाना है, तो आहार वर्गणा भी फिर ज्यादा बाहर निकलती है, ग्रहण कम होता है, निकलती बाहर ज्यादा है। और ये क्या कहना चाहिए, नेचुरल है ये। ये ऐसे पूछ रहे हैं कि वृद्धावस्था में दुख क्यों ज्यादा होता है, दुख ज्यादा होता है तो क्या परमाणु ज्यादा गिर रहे हैं कि उदय में आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन है, तो
हाँ ऐसे ही दुख निरंतर रहता है, हाँ हाँ लेकिन एक वो पिछला दुख भूलता जाता है और आगे का दुख दिखता जाता है, हाँ ऐसे करता और इस समय कुछ वृद्धावस्था करने में को नहीं होता, इस समय कुछ करने को नहीं होता, दुखी याद रहता है बस। और अपनी शक्ति भी हीन हो जाती है, इसके लिए वो दुख ज्यादा निकल के आ जाता है। वरना यौवन का भी दुख है, जन्म का भी दुख है, बचपन का भी दुख है। बराबर। दुख ही दुख है। नहीं दुख तो है, बट मैंने जो समझा वो परमाणु ग्रहण परमाणु ज्यादा क्यों छोड़ते हैं, ये प्रश्न था ना। वही पूछ रहे थे शायद कि वृद्धावस्था में ज्यादा परमाणु ये होते हैं क्या, इसके लिए ज्यादा दुख होता है क्या ऐसे? नहीं, दुख का पॉइंट शायद उन्होंने कहा नहीं, या फिर मैंने सुना नहीं। नहीं मतलब ज्यादा प्रॉब्लम सब इसी चीज में ही आती है, इसमें तो आएंगे ना, इट इज नेचर, नेचर हाँ। दैट इज द नेचर। लाइफ चेंजेस कब होंगे? व्हेन वी ग्रो ओल्ड। जैसे जैसे आप पेड़ को देखिए ना, एक यंग पेड़ है और धीरे धीरे वो अपने सामने ही हो जाता है, मुरझा जाता है, बराबर। इट्स ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग। आई थिंक उसको ऐसा अंडरस्टैंड करें कि दुख ज्यादा ऐसा मत समझिए, होता है वो तो हर एक में दुख है, लेकिन यहाँ ज्यादा समझ में आता है क्योंकि वो तरकीब है ना डिपार्चर की। अच्छा, आप मैं सोच रहा हूँ ओके ओके ओके, राइट राइट। शायद आप शशि जी, शायद आप ये लिंक करना चाहते हैं क्या कि बहुत परमाणु खिरते हैं इसलिए दुखी है, मतलब जी बेटा जी। अच्छा। तो अब ये भी कैसे कहे, एक प्रकार से निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जा सकता है, परंतु डायरेक्टली तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब तरुण अवस्था है, तो तरुण अवस्था में भी कोई अगर दुखी पाया जाता है, तो परमाणु तो एक समय प्रबद्ध ही आते और एक समय प्रबद्ध ही खिलते हैं ना, बराबर बराबर होता। अरे पर अपन आहार वर्गणा की बात कर रहे हैं, अभी अपन आहार वर्गणा की बात कर रहे हैं। ओके। तो आहार वर्गणा जब शरीर छोड़ना होगा तब तो जितने भी ग्रहण कम करेगा और छोड़ता ज्यादा जाएगा ना, ऐसा है वो। अभी तो डिस्ट्रैक्शन होगा ना बॉडी का, नहीं तो कैसे होगा भाई? निकलना जरूरी होता है उस समय, हाँ बराबर, अभी तो यू विल गेट। करेक्ट करेक्ट। परंतु मैं अभी उत्तर के एक मिनट एक्चुअली इट इज अ वर्ड कॉल्ड डीजनरेशन, टिश्यू डीजनरेशन बोलते हैं ना। अच्छा डीजनरेटिव चेंजेस ज्यादा होते हैं ओके और रीजनरेट होता नहीं है, बराबर रीजनरेट नहीं होता है, जनरेशन ही चलता रहता है, ये इश्यू है। ओके। अब आपने साइंटिफिक टर्म्स में कहा, ये मुझे वैसे पता नहीं था। टिश्यू डीजनरेशन मतलब जो पहले के टिश्यूज थे, जो परमाणु थे, वो खत्म होने लगते हैं और नए कुछ जनरेट होते हैं नहीं। परंतु प्रश्न तो ये है स्पेसिफिकली, इसकी वजह से कुछ अपन ज्यादा दुखी होते हैं क्या? अब इसके लिए मैं स्पेसिफिकली अभी आंसर नहीं। देखिए मेरे ख्याल से दुख तो बेसिकली ये अपना थॉट प्रोसेस है, हाँ हाँ ये मन का वो है विकल्प। जरूरी नहीं है कि सब दुखी हो, वो तो जो यंग एज में भी दुखी रहते हैं लोग, डोंट यू जनरली तो जनरली हाँ ये एक देखने में यही आता है क्योंकि बीमारियां बहुत सारी हो जाती है ना, राइट करेक्ट वन आफ्टर अनदर यू आर एडिंग। करेक्ट करेक्ट इट्स बिकम डिफिकल्ट, होती जाती है ना धीरे धीरे। इसलिए वो सब होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग। वही मैं जानना चाहिए थी इसमें कर्म का ऐसा क्या है कि उस टाइम इतना ज्यादा होता है ये क्योंकि हम उसको इंटरप्रिटेशन ऐसे करते हैं कि ये हमारे कर्मों का फल है, बट एक्चुअली आप उसको ऐसे भी सोचिए, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग, ये हमारा मन का भी वो है, ऐसा हम लेते हैं। और जिसको तकलीफ है वो बेचारा तो वही जाने, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन है ये। नहीं उस समय ना इंद्रिया का थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि कम शक्ति की रह जाती है, दूसरे आदमी के सहारे की ज्यादा जरूरत पड़ने लगती है। हाँ जब सहारा लेने की जरूरत आती है तो थोड़ा सा परेशानी तो बढ़ेगी ना, तो अपना आप जितना स्वतंत्र होकर आदमी काम कर सकता है
वो संयोग में थोड़ी सहारा का मतलब ही प्रॉब्लम। वो तो छोटा बच्चा भी सहारा तो बांधता ही है, वो भी कहाँ 4-5 साल तक कर बराबर। सकता है, लेकिन वो सोचता नहीं है इतना कि इतना फर्क नहीं पड़ता ना कुछ। उसके मान लो कुछ जी कर रहा है, उसकी जितना इच्छा पूरी हो गई, उस पर ध्यान भी माँ बाप एकदम देते हैं। और बड़े बुजुर्ग को तो वो भी मतलब बच्चे भी अपने अपने में लगे हुए होते हैं, इस समय पर इतना ध्यान नहीं दे पाते बड़े आदमियों पर, या बड़े आदमी तो समझदार है कि वो जितना भी करें तो थोड़ा सा उधर पाता है कि इसने इतना नहीं किया हमारा बहुत से, और जो नहीं सोचते तो इसमें लर्निंग यही है कि आप खुद कोशिश ये करें कि वो स्थिति ना आए, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बात नहीं है किसकी कितनी कमजोरी बढ़ रही है, किसकी नहीं बढ़ रही है। आप कोशिश कर सकते हैं कि आप सेल्फ रिलायंट रहें। बात तो सही है। ये थोड़ा वही कर्मों का खेल ही है ये सब, इसको ऐसे भी इसमें निमित्त हम लोग ऐसे ही करते हैं। हाँ, बहुत सौ को तो इतने ज्यादा सहारा देने वाले हो जाते हैं कि भाई बड़े लोगों को बड़े अच्छे लगता है, बहुत सौ का सहारा कम बन पाते हैं, सब कर्मों का ही है। बात तो सही है, और ये पूरा निमित्त नैमित्तिक संबंध का खेल है। हमारी समझ है, ये हमारी समझ है ऐसी, बट एक्चुअली में तो आप ग्रेसफुली भी यू कैन गो, बट वही है आपकी स्थिति में उसके ऊपर निर्भर करेगा सब। हाँ, कैसी स्थिति है, यदि अपना आप करते हुए इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है, तो लोगों का बाबा बहुत बढ़िया है। ये एंड यहाँ पे आके ना सारी स्टोरीज फेल हो जाती है। हाँ, ये स्थिति में फिर आप करे तो क्या करे, करे तो क्या करे, ऐसी अवस्था हो जाती है। मतलब कुल मिलाकर के लोग एक बेचारे भगवान से यही दुआ मांगते हैं खुद भी कि भैया हमें उठा ले, अब बहुत हो गया। हाँ वही दूसरी लाइन पे चलते हैं। मैं वही यार, पराधीनता में कोई नहीं जीना चाहता है। और ये क्या है अपने वादीव सिंह सूरी, मतलब कौन, क्षत्र चूड़ामणि के लेखक वादीव सिंह सूरी, अपने अजित सेन आचार्य, वे तो लिखते, पंक्ति लिखते हैं, जीवितात्तु जीवान ने क्या है, पराधीनात् जीवितात्तु जीवानाम मरणम वरम। पराधीनता से तो बेहतर है कि जीवों ने मर जाना, परंतु पराधीनता किसकी, विषयों की पराधीनता। हाँ, अन्य बातों की पराधीनता नहीं कह रहे वहां पर, विषयों की पराधीनता से बेहतर है तुम मर जाओ, ऐसा इस स्ट्रिक्ट भाषा में कहते हैं वे, ठीक है। तो और होता क्या है, जैसे शशि जी आपने कहा कि इंद्रिया भी शिथिल होने लग जाती है, और ये एक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जैसे जैसे बुढ़ापा पास आने लगता है, वैसे मतलब बुढ़ापे में एज बढ़ते हैं, वैसे वैसे मरण नजदीक आने लगता है, और नजदीक आते हुए मरण को देख करके जीव घबराने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक का दुख के संयोग को नहीं छोड़ना है, समस्त संयोगों को एक साथ छोड़ने का नाम मरण है। तो फिर प्रायः सब संयोग छूटते हुए देख करके यह जीव आकुल चित्त हो जाता है, अरे सब छूट रहा है, सब छूट रहा है, सब छूट रहा है, फिर वो और दुखी होने लग जाता है। तो ऐसी बात है। और ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं थोड़ा अनुमान लगा रहा हूँ, होता भी है वैसा कि जैसे यह जीव चिंता में लग जाता है कि अरे मेरा तो मरण पास आ रहा है, मेरा मरण पास में आ रहा है, तो एक प्रकार से वो फिर थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है, और जैसे जैसे डिप्रेशन में चला जाता है थोड़ा सैड हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो पूरा शरीर नवीन परमाणु को ग्रहण ही नहीं कर पाता है, जो है उसको छोड़ने लग जाता है, और आदमी एकदम सूख करके काटा हो जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से और फिर ये साइकिल चलती रहती है, वो विशेष सर्कल है, वो चलते ही रहते हैं। फिर ये शरीर दुबला हो गया, शरीर दुबला होते जा रहा है, फिर उसको और दिक्कत, और डिप्रेशन में चला गया, फिर और दुबला होता है, या मोटा भी हो सकता है। हाँ, मैंने तो एक केस आपके सामने रखी वैसी, ठीक है, तो संभव है वैसा, तो उसकी वजह से वो दुखी होते रहते हैं। कुल मिला के व्हाट आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी, वो जो बेगर बोला है सच्चिदानंद, आप उसी के लिए पैदा हुए और उसी डायरेक्शन में काम करिए, जो होगा वो होगा, वी कांट चेंज इट। हाँ, बात तो है, क्योंकि आप जितना इस बारे में सोचेंगे ना, वो नेगेटिविटी क्रिएट होगी। हाँ, बात तो सही है। और
आपकी आत्मा उसी के लिए आप आए इस दुनिया में। बी हैप्पी, क्योंकि उधर उस डायरेक्शन में सोचेंगे तो कोई एंड ही नहीं है। हाँ वो तो है, एंड ही नहीं है। पॉजिटिव में जो होना है हो जाएगा, क्योंकि वो एक बार आप नेगेटिव उसमें घुसे तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल है। बात सही है, बात सही है। तो बेटर टू थिंक प्लस नेगेटिव। हाँ ऐसे में पॉजिटिव, एक्चुअली में संसार में अपन देखते भी है ना ये चीजें। हकीकत है कि अपन संसार में देख रहे हैं, इसलिए हमको और ज्यादा वो होता है, भय होने लगता है। लेकिन दैट इज द वर्ल्ड इज लाइक दिस ओनली। वो वैसे ही है, संसार तो ऐसे ही चलता है ना। राइट, आपको भी ये दिखाना चाह रहा है कि देखो ऐसे भी है चीजें। तो बाकी तो वो आप कुछ कर नहीं सकते इन चीजों में, एक्सेप्ट बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। अब आजू बाजू की परिस्थितियों को देख करके फिर और भय बढ़ने लगता है। तो ये सारी बातें, ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो शशि जी शायद आपको फिर आपका उत्तर मिल गया होगा। आप आपके एक प्रश्न के ऊपर उत्तर मिल गया, मुझे लगा ज्यादा उत्तर मिल गया। कई सारे बिंदुओं के माध्यम से अपन ने चर्चा की, मतलब अच्छे इनपुट्स है, सभी के इनपुट्स बहुत अच्छे रहे, सभी के इनपुट्स अच्छे रहे। और एक कंक्लूजन तो ये बात पक्की है कि ये पराधीनता वाला ही ज्ञान है जितना कुछ भी। और जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है, एज बढ़ती है, तो पराधीनता और बढ़ने लगती है, क्योंकि इंद्रियां शिथिल होती हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं, हमें आरतीय का सहारा लेना पड़ता है, तो बहुत दिक्कतें और बढ़ जाती है। तो नेसेसरी है कि ये पराधीनता को स्वीकार करके हमें फिर अपना काम करना है, क्योंकि अगर पराधीनता के ओट में चले जाएंगे तो फिर बहते ही जाएंगे, तो उससे कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। तो पराधीनता को स्वीकार करके हम उससे अपना काम करके लेना जरूरी है। चलिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पढ़ते रहिए, जो भी आपको अच्छा लगे, तो उसमें एक एंगेजमेंट भी रहेगा और एक हैप्पीनेस भी रहती है कि आई एम लर्निंग। अरे शशि जी अभी तुरंत कोई डिप्रेशन में नहीं चली गई है। वो फ्यूचर थोड़ा कंसर्न है ना, एकदम लग रहा है कि क्या होने। अच्छा, आपने जो क्वेश्चन रेज किया ना, तो आफ्टर ऑल वी ऑल आर पार्ट ऑफ इट ना। हाँ तो वो उस तरफ सोचना ही नहीं है, आप लर्निंग करते रहिए, नहीं एंड बी हैप्पी। तो चिन्वाणी का सहारा है, सबसे बेस्ट है, बराबर है, नहीं है। बात तो वही है। अपन जितना समर्पित होंगे इसमें, वो दुख कम होते ही जाएगा। बिल्कुल। चलिए, मैंने कई बार हाँ देखा ओल्ड एज में कई लोग जैसे बहुत पढ़ते हैं, धर्म बहुत पढ़ते हैं, शास्त्र भी बहुत पढ़ते हैं, और ओल्ड एज में उनका कई बार छूट भी जाता है और फिर उनको सुहाता भी नहीं है। ये भी देखा मैं। क्या सुहाता नहीं है? अच्छा धर्म सुहाना भी जाना। अच्छा, वो जैसे वही है ना, जैसे कर्मों के उदय को मैं तो यही मानती हूँ, उसी हिसाब से धर्म किसको बहुत ज्यादा सुहाता है, अच्छी गति होनी होती है, नहीं होती तो धर्म सुहाना बंद हो जाता है। वो भी एक बिंदु है, वो भी एक पॉइंट है। जैसे सामगति होनी होती है, वैसे फिर वो विचार, वैसे बुद्धि भी होने लग जाती है, वैसे बुद्धि हो जाती है। चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे अभी।